हेलो दोस्तों, कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 पर। क्या है 1267, क्यों ये लाया गया और क्यों अभी चर्चा में आ गया। चर्चा में तो आपको पता होगा, चर्चा में इसलिए आ गया इन भाई साहब की वजह से। इनका नाम है अब्दुल रहमान मक्की और ये हाफिज सईद के दामाद हैं। आपको पता है कि अगर हाफिज सईद के दामाद हैं तो खिलौने और फूल तो बेचते नहीं होंगे। ये व्यापार करते हैं बंदूकों का, बम का, ग्रेनेड का, इन सब का व्यापार करते हैं। तो भारत ने कहा कि इनको यूएनएससी के द्वारा प्रतिबंधित किया जाए। जैसे भारत पहुंचा यूएनएससी में, पाकिस्तान पहुंच गया चीन के पास, क्योंकि पाकिस्तान को पता है वैसे ही अपनी इज्जत इतनी खराब है, फजीयत हुई पड़ी है। अगर ये भी दोबारा से प्रतिबंधित हो गया, दोबारा मतलब इनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया, तो और ज्यादा फजीयत होगी। तो चीन के चरणों में लेट गया कि भाई साहब बचा लो, और चीन ने बचा लिया। मतलब भारत ने कहा कि इनको आप प्रतिबंधित करो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन चीन ने इस पर होल्ड लगा दिया है और उस होल्ड को बोलते हैं टेक्निकल होल्ड। हम समझेंगे टेक्निकल होल्ड होता क्या है। तो अभी हमने ये तो समझ गए हैं क्यों इस पर चर्चा हो रही है या क्या क्यों ये यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 न्यूज में आया है। अब हम बात करते हैं आखिर ये रेजोल्यूशन है क्या, ये संकल्प है क्या, क्यों इसको लाया गया। तो ये संकल्प है किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई पर्सन हो या कोई एंटिटी हो या फिर कोई संस्था, जो अल कायदा, तालिबान और आईएसआईएल, ध्यान रखना, अल कायदा, तालिबान और आईएसआईएल की मदद करती है, उनको इसके अंतर्गत प्रतिबंधित घोषित किया जाता है। इस रेजोल्यूशन को लाया गया था 1999 में यूएनएससी की बैठक में, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 1267, ठीक है। तो ये था 1267 के बारे में कि इसमें उन लोगों, उन व्यक्तियों और उन संगठनों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाता है, उन पर कई सारे प्रतिबंध आरोपित कर दिए जाते हैं जो अल कायदा, तालिबान और जो हमारा आईएसआईएल है या फिर इनके कोई चिंटू मिंटू संगठन है, उनकी सहायता करता है। सहायता किसी भी प्रकार की हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, भर्ती करवाना हो सकती है, किसी भी प्रकार की सहायता हो सकती है। अगर सहायता करता है तो प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि क्या आधार है प्रतिबंधों को आरोपित करने के, क्योंकि अगर व्यवस्थित आधार नहीं होंगे तो कोई व्यक्ति उठा के पहुंच जाएगा इसको आप प्रतिबंधित करो। जैसे पाकिस्तान एक बार पहुंच गया था, अभी 2020 में 2-3 बार पहुंचा पाकिस्तान, कि भारत के कुछ लोगों को आप इसके अंतर्गत आतंकवादी घोषित करो। इनने लताड़ा कि भाई थोड़ा सोच समझ के बोलो, भारत है, गांधी का देश है। उन्होंने कहा वो नहीं गांधी का देश, गांधी का असली देश हम हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे यहाँ समाज सेवी हाफिज सईद जैसे हैं और लखवी जैसे हमारे यहाँ समाज सेवी हैं। तो पाकिस्तान ने कई बार प्रयास किया कि भारतीय लोगों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भारतीय एंटिटी, कोई भारतीय संस्था या कोई भारतीय व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आधार ही ऐसा है। अभी हमने जो परिभाषा देखी थी ना, क्यों 1267 लाया गया, उसी परिभाषा में इसका आधार है। इसके आधार है कोई व्यक्ति मदद या सहायता करता हो, किसकी, या तो अल कायदा की करता हो या फिर तालिबान की करता हो या फिर आईएसआईएल की सहायता करता हो, उन्हीं व्यक्तियों को इसके अंतर्गत प्रतिबंधित घोषित किया जाता है। ये संगठनों के अलावा इनके सहयोगी संगठन हैं, उनकी भी अगर कोई सहायता करता हो तब भी उसको 1267 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, यूपीएससी में प्री में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकती है। मेंस में तो 1267 की प्रासंगिकता पूछ लेगी, प्री में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिए, कौन कौन से आधार है, क्या किससे संबंधित 1267, क्योंकि आईएलओ के एक बार पूछ लिया है संकल्प कौन से संबंधित है, ऐसे ही यूएनएससी 1267 पूछ सकती है। या फिर यह पूछ सकती है कि 1267 से कौन कौन से संकल्प संबंधित है, क्योंकि इस 1267 को मजबूती प्रदान करने के लिए बाकी सारे संकल्प भी आए। एक पॉइंट भी हो सकता है कब आया, तो हमने देख लिया है 1999 में यह संकल्प आया था। यह क्वेश्चन बनेगा तो नहीं कि कौन कौन शामिल है, लेकिन आप याद रख लो कि इसमें व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है। कौन कौन व्यक्ति शामिल है? कई सारे व्यक्ति शामिल हैं। और जो लिस्ट है ना, जो प्रतिबंधित वाली लिस्ट है, वो लिस्ट पाकिस्तानी नागरिकों से भरी पड़ी है। और पाकिस्तान कहता है कि हम तो बहुत बढ़िया देश है, हम तो कोई आतंकवादी घटना को संचालन करते ही नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। तो कौन कौन है? हाफिज सईद इसमें शामिल है, दाऊद इब्राहिम शामिल है, लखवी शामिल है, मसूद अजहर शामिल है। इसके अलावा कई संगठन जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये जो मैं नाम बोल रहा हूं, ये सब वो नाम है जिनको भारत के प्रयासों से शामिल
किया गया है। इसके अलावा भी कई सारे नाम शामिल है, लेकिन वो काम के नहीं है क्योंकि यूपीएससी इन नामों को नहीं पूछेगा। बस आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि व्यक्ति और संगठन दोनों को इसके अंतर्गत प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रतिबंध लागू होंगे रिजोल्यूशन 1267 के अंतर्गत। सबसे पहला प्रतिबंध है कि एसेट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। आपके मतलब जो भी इसमें शामिल होगा, एसेट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। एसेट फ्रीज का मतलब है कि वो अपने एसेट्स को अब उपयोग नहीं कर पाएगा, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसका एक सिंपल मतलब यह है कि मानो हाफिज सईद के चाय के बागान हो, वो चाय के बागान से पैसा कमा रहा है, तो मैंने अभी बताया ही था वो भारत को फूल तो भेजेगा नहीं, भेजना उसको AK-47 है, तो क्या करें उसके पैसे को रोक लो हम। वो जो चाय बागान से पैसे कमा रहा है, उन चाय बागानों से कोई भी बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को प्रतिबंधित कर दो, उसका पैसा हाफिज सईद तक नहीं पहुंचे तो ना वो हथियार खरीदेगा ना आतंकवाद फैलाएगा। अगला है ट्रेवल बैन, मतलब यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दो। मानो हाफिज सईद का मन हुआ कि चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, और भारत सरकार से कहे कि मैं कुल्लू मनाली आया हूं वेकेशन के लिए, शांतिप्रिय जीवन जीना चाहता हूं। भारत सरकार कई लोग सिखाते थे को, उससे कहेंगे नहीं तू नहीं आ सकता है क्योंकि तू 1267 के अंतर्गत प्रतिबंधित है यात्रा करने से, स्पेशली एयर यात्रा करने से, वायु यात्रा करने से। क्योंकि वो अगर आएगा भी कुल्लू मनाली, वहां जो शांति उसको भंग करेगा, क्योंकि वो आते ही धमकाना शुरू कर देगा, आतंकवादी घटनाएं शुरू हो जाएंगी, इसलिए इनकी यात्रा को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगला एक प्रतिबंध है आर्म्स एम्बार्गो। आर्म्स एम्बार्गो का मतलब है कि इनको किसी भी प्रकार के हथियार नहीं खरीदने नहीं दिए जाते हैं, हथियारों का व्यापार ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये तो आपको समझ में ही जाएगा कि भाई हथियारों का व्यापार करने से तो और दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आतंकवादियों के पास हथियार पहुंच गए तो इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, आतंक फैलाने के लिए करेंगे, मासूमों को मारने के लिए करेंगे। तो ये 3 मेन प्रतिबंध है, आप इनको याद रखना। आर्थिक संपत्ति पर प्रतिबंध आरोपित करना, यात्राओं पर प्रतिबंध आरोपित करना और हथियारों की खरीद को प्रतिबंधित करना। ये रहे वो प्रतिबंध जो 1267 के अंतर्गत लागू किए जाते हैं। अब पॉइंट यह है कौन है जो इन प्रतिबंधों को लागू करता है, क्योंकि हमने व्यवस्था तो बना दी है कि जिसके अंतर्गत आतंकवादियों को और व्यक्तियों को हम प्रतिबंधित कर रहे हैं, लेकिन कौन इनको प्रतिबंधित करता है। तो जो हमारा रिजोल्यूशन 1267 है उसमें एक कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी को कहते हैं UNSC 1267 कमेटी या UNSC 1267 सैंक्शन कमेटी, जो इन सेक्शन को आरोपित करती है। कब इसका गठन हुआ? इसका गठन 1999 में हुआ जब 1267 पारित हुआ था। इसकी संरचना क्या है, कौन कौन इस कमेटी में शामिल होता है? तो इस कमेटी में UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे सदस्य शामिल होते हैं। UNSC UNO का, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग है, उनमें से एक प्रमुख अंग है UNSC, और ये सबसे मजबूत अंगों में से एक माना जाता है और है भी। अब मैंने आपको बताया कि इसकी संरचना में, कमेटी की संरचना में UNSC के सारे देश शामिल होते हैं। तो UNSC में जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 15। इन 15 सदस्यों में से 5 हैं परमानेंट और 10 हैं नॉन परमानेंट। ये शायद आप लोग को पता होगा कि 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। इन 5 स्थायी में कौन कौन शामिल है? 5 स्थायी में शामिल है, पहला है USA, अगला है रसिया, फिर है UK, उसके बाद आता है फ्रांस और लास्ट में आता है चीन। ये जो 4 देश हैं पहले, USA, रसिया, UK और फ्रांस, ये वो देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। और लास्ट में एक आता है बाद में जुड़ा, वो है चाइना। बाकी जो 10 हैं उनको 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है। अभी एक बात याद रखना कि भारत UNSC का नॉन परमानेंट सदस्य है भारत अभी, और भारत को ये मौका मिला 8वीं बार भारत इसका सदस्य बना, और 2022 में ये जो टाइम पीरियड है ये समाप्त हो जाएगा। मतलब इन 10 सदस्यों को बदल दिया जाता है, 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है और 2 साल बाद इनको बदल दिया जाता है। इन सदस्यों की नियुक्ति क्षेत्रीय आधार पर होती है, मतलब अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से, अलग अलग जगह से इनको नियुक्त किया जाता है या चयनित किया जाता है। तो ये वाली बात आप याद रखिए।
भारत जब शामिल होने वाला था तो भारत की सीट मिलने वाली थी अफगानिस्तान को। तो भारत ने अफगानिस्तान से कहा कि आप अपनी सीट हमको दे दो, हम अपनी बात भी रख लेंगे और आपकी बात तो रखेंगे। तो अफगानिस्तान ने भारत से अपनी दोस्ती के संबंधों के अंतर्गत ये सीट भारत को दे दी थी और भारत 8वीं बार 2021 में इसका सदस्य बना था। इस बार यूपीएससी की प्री में यूएन से 2 क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखिएगा। तो वापस से मक्की जी ने फिर जी कहेगा, वापस से इस मक्खी ने या मक्की ने इसको दोबारा से न्यूज में ला दिया गया है, तो आप याद रखना। तो इसमें भी इस कमेटी में भी 15 सदस्य हैं, मतलब 15 सदस्य में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट हैं। अब बात आती है कि इसका अध्यक्ष कौन बनता है, इस कमेटी का अध्यक्ष। तो इस कमेटी का अध्यक्ष बनता है यूएनएससी का कोई भी नॉन परमानेंट सदस्य, कोई भी अस्थायी सदस्य। यह सदस्य बनता है 1 साल के लिए और 1 साल बाद किसी दूसरे को इसका सदस्य बना दिया जाता है। वर्तमान में 2022 के लिए नॉर्वे को इसका सदस्य बनाया गया है। यह जो कमेटी है 1267 कमेटी, इसमें एक अध्यक्ष के साथ 2 उपाध्यक्ष भी होते हैं और उन उपाध्यक्षों में शामिल है रूस और यूएई। वर्तमान में रूस और यूएई को 2022 के लिए इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह तो रहा इस कमेटी के बारे में कि कब कमेटी बनी, कब कौन इसका अध्यक्ष होता है और कौन इसका उपाध्यक्ष होता है और वर्तमान में कौन इसका अध्यक्ष है, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इस कमेटी के कार्य क्या है, क्यों इस कमेटी को बनाया गया। तो जो 1267 है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसके अंतर्गत प्रतिबंध आरोपित करना ही इस कमेटी का मुख्य कार्य है। हाँ, एकदम सही समझे आप। देखते हैं पहला कार्य क्या है। पहला कार्य है व्यक्ति या संस्था को, व्यक्ति प्लस संस्था को लिस्ट करना 1267 के अंतर्गत। देखो 1267 में ये नहीं कहा है कि हम आतंकवादियों को लिस्ट कर रहे हैं। 1267 में बस नाम लिख दिया जाता है कि हाफिज सईद को हमने लिस्ट कर लिया है, हाफिज सईद को प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो गया है। वो आम बोलचाल की, न्यूज चैनल की और हमारी आम बोलचाल की भाषा है, या फिर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो पहला काम क्या है, लिस्ट करना, उसको लिस्ट में जोड़ना। दूसरा काम क्या है, डीलिस्ट करना। याद रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई लिस्ट तो कर लेते हैं, क्या इनको हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल, जो भी व्यक्ति है, जो भी संस्था है, उसको हटाया भी जा सकता है। ये काम भी कौन करेगा, ये काम भी कमेटी करेगी। अगला, कौन कौन से प्रतिबंध आरोपित किए जाने हैं, मतलब जो प्रतिबंध आरोपित किए जाने हैं वो प्रतिबंध भी यही कमेटी आरोपित करती है। एक और इस कमेटी का काम है, वो है निगरानी करना। मतलब किसकी निगरानी करेंगे, ये निगरानी करेंगे जो इन लोगों ने प्रतिबंध बनाए हैं, जो प्रतिबंध आरोपित किए हैं, क्या उनका सही ढंग से पालन किया जा रहा है। जैसे मानो हाफिज सईद को पाकिस्तान कहता है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सेवा का काम कर रहा है। आप जब उनको सर्च करोगे, उसको सर्च करोगे विकिपीडिया पे, वहां लिखा रहता है कि पाकिस्तान में घोषित रूप से सामाजिक कार्यकर्ता है और पूरा विश्व क्या कहता है, वो आतंकवादी है। और कई बार ये बात सामने आई कि खुलेआम घूम रहा है पाकिस्तान में। तो भाई क्या तुम इन प्रतिबंधों को सही से लागू कर रहे हो, ये काम भी कौन करेगा, ये काम भी कमेटी करेगी। कभी कई बार ऐसा होना ना, मिठाई के डब्बे में बम भेज दिए हाफिज सईद को, तो हाफिज सईद का काम हो गया। और आपको पता ही है कि ये भी आरोप लगते रहे हैं कि हाफिज सईद को पाकिस्तानी आर्मी जो है उसकी सुरक्षा प्रदान की गई है। अब बात करते हैं अगला कि जो कमेटी है उसकी बैठक कब आयोजित की जाती है। क्योंकि यूपीएससी का एक तरीका यह है, वो पूछती है कि इसकी बैठक 1 साल में आयोजित की जाती है या अर्धवार्षिक बैठक होती है, ये उनका तरीका है। तो इसकी बैठक कब होगी, पॉइंट है, कभी भी हो सकती है, कभी भी क्यों होगी। या तो कोई सदस्य कह दे कि हमको बैठक आयोजित करनी है, क्यों, क्योंकि हमको एक व्यक्ति या संगठन को इसमें शामिल करना है, या तो कोई सदस्य बुला दे बैठक, या फिर जो अध्यक्ष है वो अपनी ओर से बैठक को बुला दे। दोनों स्थिति में बैठक आयोजित होगी। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं कि 1 साल 2 साल, कभी बैठक आयोजित हो सकती है। अगला पॉइंट है इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब बैठक खुले मंच पे होती है या फिर गुप्त बैठक होती है। आप बताओ कि आतंकवाद वाली कोई चर्चा चल रही हो तो उसको खुले मंच पे जनता के बीच में नहीं किया जा सकता है, उसमें विद्वान लोग गुप्त रूप से इस बैठक का आयोजन करते हैं। ध्यान रखना, गुप्त रूप से इस बैठक का आयोजन करते हैं। इसमें निर्णय कैसे होते हैं, इसमें निर्णय होते हैं लिखित रूप में। एक कहावत आपने सुनी होगी, 100 बका 1 लिखा। तो 100 बार आप बोलो और 1 बार लिखो, बात बराबर होती है। तो लिखित निर्णय इसमें होते हैं और लिखित निर्णय आम सहमति के द्वारा होते हैं। मतलब जब 15 के 15 देश
जो इसमें सदस्य हैं वो सहमत हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि भाई आम सहमति हो चुकी है। इसका मतलब है कि जैसे रिजोल्यूशन रखा कि हमको मक्की को आतंकवादी घोषित किया, प्रतिबंध आरोपित करना हमको मक्की पर, तो जैसे ये रिजोल्यूशन रखा मक्की वाला, तो उसमें टाइम दिया जाता है 5 दिन का, कि अगर 5 दिन में कोई देश उस पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं करता है या कोई बात नहीं पूछता है, तो उस प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है। लेकिन इस टाइम मक्की वाले टाइम पीरियड में ही हमारा जो चीन है, पड़ोसी अपना बढ़िया दोस्त है, चीन जो है उसने टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। अब टेक्निकल होल्ड क्या होता है भाई? 5 दिन से पहले टेक्निकल होल्ड का मतलब है चीन ने और ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगी है, और इस इंफॉर्मेशन को कई सारे देश, भारत भी दे सकता है और भी कई देश जिनके पास मक्की के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका मतलब है कि अगले 6 महीने तक, 6 मंथ तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा 3 मंथ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। भाई इस एक्स्ट्रा टाइम पीरियड में अगर आप सूचना इकट्ठा करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इन 9 महीने में टोटल मिलाकर 6 + 3, 6 और 3, इन महीनों को मिलाकर फाइनली 9 महीने में आपको कोई ना कोई निर्णय तो इस पर लेना पड़ेगा। तो कम से कम फिलहाल में 6 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद 3 महीने का और टाइम पीरियड दिया जाएगा। इतना चीन के पास टाइम है, उसके बाद कोई ना कोई निर्णय इस पर लिया जाएगा। अब एक कमेटी की कहानी है, मैंने आपको बताया कमेटी 1999 में बनी। तो जब 1999 में बनी तो शुरुआत में कमेटी एकदम सोई हुई अवस्था में थी। फिर से कहावत याद आती है मुझे, वो कहावत है कि जब प्यास लगे तभी कुआं खोदना। कहने को मतलब हमको प्यास लगी, हम कहेंगे कुआं खोदो फिर पानी पिएंगे। ऐसा ही होता है, जब समस्या एकदम सर पर जब तक नहीं आ जाती है तब तक हमको लगता नहीं समस्या है। अभी हाल में कोरोना की देखो, शुरू में कह रहे थे कोरोना से हम निपट लिया है, कर लिया, वो कर लिया, तो कोरोना की तबाही आई तो बुरी तरह तबाही आई, फिर वैक्सीन लेके आए और सब ये सब इंतजाम किए हम लोगों ने। 1999 में मरी, लेकिन सोती अवस्था में थी। फिर एक घटना हुई, उस घटना को विश्व में जाना जाता है 9/11 के नाम से। यह घटना हुई 2001 में। इस घटना में हुआ क्या, अमेरिका में ट्रेड सेंटर जो था वहां पर अलकायदा ने हमला किया और लगभग 4-5 हजार लोगों को मारा गया। वो वीडियो अभी भी भयावह है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लग गई है और लोग उस पर से कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए 20-20 मंजिल से। तो बचना तो मुश्किल ही है, लेकिन इतना बुरा हमला था, इतना खतरनाक हमला था। उस हमले के बाद अमेरिका को समझ में आया कि इस कमेटी को मजबूत किया जाना चाहिए, तो इस कमेटी को ताकतवर बना दिया गया और मजबूत बना दिया गया कि अब तुम बहुत सारे निर्णय ले सकते हो, इस कमेटी से कहा गया। क्योंकि अब जरूरत है, अब प्यास लग रही है, कुआं खोदो, और इस कमेटी को खूब सारा शक्तियां प्रदान कर दी गई और वो सारे कार्य जो अभी हमने पढ़े इस कमेटी को सौंप दिए गए। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखते हैं कि जो कमेटी है या फिर जो रिजोल्यूशन है, जो संकल्प 1267 है, क्या यह शुरुआत से इतना मजबूत था? वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 2001 में मजबूत बना, लेकिन वर्तमान में जो अवस्थिति है, वर्तमान में जो इसके पास शक्तियां हैं, वो किसी 1 वर्ष या 2 वर्ष की शक्तियां नहीं है, कई वर्षों में 20 जो वर्ष हैं पिछले, उन 20 वर्षों में धीमे धीमे करके शक्तियां इन्होंने इकट्ठी की है। इन 20 वर्षों में शक्तियां इनको प्रदान की गई है। देखते हैं कैसे शक्तियां मिली। जब 2001 में शक्तियां प्रदान की गई, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, उसके बाद ये विचार किया गया कि इस कमेटी को मजबूत किया जाए, इस संकल्प को मजबूत किया जाए। तो इस मजबूत करने के लिए 2004 में एक और संकल्प आया, उस संकल्प का नाम है रिजोल्यूशन 1526 1526। इसमें क्या कहा गया कि अब आर्थिक संपत्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। याद रखना, 2004 में संकल्प 1526 के अंतर्गत आर्थिक प्रतिबंध और यात्राओं पर प्रतिबंध को जोड़ दिया गया। फिर दोबारा से 1 साल बाद एक और संकल्प आया 2005 में। उस संकल्प का नाम था संकल्प 1617। उसमें क्या किया गया कि किस आधार पर या किस प्रक्रिया के द्वारा हम व्यक्तियों को शामिल करेंगे। हमने भी देखी है प्रक्रिया कि भाई कोई बैठक बुला सकता है, बैठक बुलाओ और उसमें एक संकल्प पारित कराओ, 5 दिन का टाइम देते हैं, अगर किसी ने टेक्निकल होल्ड नहीं लगाया है तो उसको पारित मान लिया जाता है। ये प्रक्रिया है। 2006 में 2 संकल्प आए। पहला संकल्प आया 1699। इस संकल्प में इंटरपोल, आपने एक संगठन सुना होगा, इंटरनेशनल पुलिस इसको बोला जाता है, इंटरपोल को भी शामिल किया गया। भाई तुम भी ऐसी कुछ कार्रवाई कर सकते हो, तुम्हारा भी स्वागत है। 2006 में एक और संकल्प आया, उस संकल्प का नाम था संकल्प 1730। उस संकल्प में लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया बताई गई। मानो
मक्की शरीफ हो, हम मान लेते हैं, या हाफिज सईद शरीफ हो, पाकिस्तान सही बोल रहा हो, तो कम से कम पाकिस्तान और हाफिज सईद को मौका देना चाहिए कि नहीं भाई हम फूली बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, हम नहीं बेच रहे हथियार, हमने हमला किए नहीं भारत में कोई। तो उनके पास एक मौका है कि आप एक अपील दायर कर सकते हो, खुद को निर्दोष साबित कर सकते हो, ये भी सुविधा है और होना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी सुविधा है। क्योंकि हो सकता है कि न्यूज चैनल ने हमारे मन में इतना जहर भर दिया हो किसी के खिलाफ और बाद में व्यक्ति वास्तव में शरीफ निकले। कई बार हमने देखा भी है पिछली कुछ घटनाओं में। हाफिज सईद तो शरीफ नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन एक मौका दे दो और उसके बाद उस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध आरोपित कर दो। तो 2005 में लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया जोड़ी गई, जबकि 2006 में क्या किया गया, लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि हम लिस्ट में शामिल भी कर सकते हैं और लिस्ट में हटा भी सकते हैं। फिर से 2009 में एक और प्रक्रिया, एक और प्रोसेस को, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया और संकल्प लाया गया 1904। अब जो हमारी कमेटी थी, अब हमारी जो कमेटी थी उस पर ही कुछ प्रतिबंध नहीं, उसकी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया। पारदर्शी बनाने का प्रयास मतलब एक ओम्बड्समैन ऑफिस बनाया गया समिति के लिए। जो हमारी समिति है 1267 समिति, उसके लिए ओम्बड्समैन आप जानते हो कि लोकपाल जैसी व्यवस्था है जो समिति के कार्यों की निगरानी करेगी कि समिति आर्बिट्रेरी मतलब मनमाने तरीके से तो काम नहीं कर रही है कि किसी को भी शामिल कर दिया है, किसी को भी हटा दिया है। तो एक ओम्बड्समैन बिठा दिया, ओम्बड्समैन का ऑफिस, वो ऑफिस समिति के कार्यों का निगरानी करेगा, लोकपाल के जैसा कार्य करेगा। जैसा लोकपाल भारत में क्या करता है, जितने भी सरकारी अफसर हैं या प्रधानमंत्री हैं और बाकी जो अधिकारी हैं उनकी निगरानी करता है कि भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। यही काम इस लोकपाल का है, इस ओम्बड्समैन ऑफिस का है। 2011 में एक और संकल्प आया, दो संकल्प आए, एक संकल्प 1988 और दूसरा है 1989, 1988 और 1989। ये दो संकल्प आए। इन संकल्प के अंतर्गत कमेटी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि 3 संगठनों के नाम इसमें घोषित रूप से उल्लेखित थे। पहला है अल-कायदा, दूसरा है तालिबान और तीसरा है ISIL। ISIL का फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट। इसको दाइश या ISIS भी बोला जाता है, ISIL को। दो भागों में विभाजित किया गया। पहली कमेटी बनाई गई सैंक्शन कमेटी फॉर तालिबान, सैंक्शन कमेटी फॉर तालिबान, जबकि दूसरी कमेटी बनी सैंक्शन कमेटी फॉर अल-कायदा। ध्यान रखिएगा, पहली समिति बनी सैंक्शन कमेटी फॉर तालिबान, दूसरी कमेटी बनी सैंक्शन कमेटी फॉर अल-कायदा। मतलब ये जो कमेटी थी अल-कायदा और उससे जुड़े संगठनों से संबंधित व्यक्ति और संस्थाओं पर प्रतिबंध आरोपित करती है, जबकि ये वाली समिति तालिबान और उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उन पर प्रतिबंध आरोपित करती है। ठीक है, तो 2011 में 2 कमेटी बना दी गई या 2 समिति विभाजित कर दी गई। इस बीच में एक फैक्ट ये है कि UNSC जो है उसमें टोटल 14 कमेटी काम कर रही है। ध्यान रखना, टोटल 14 जो सैंक्शन आरोपित करती हैं। ये 14 की 14 जो कमेटी है, इन 14 की 14 कमेटी का अध्यक्ष जो होता है वो नॉन परमानेंट मेंबर ही होता है और उसको रोटेशन के चक्र क्रम के आधार पर नियुक्त किया जाता है। जैसे अभी भारत है तो अगले साल कोई और होगा, अगले साल कोई और होगा, अगले साल कोई और होगा। ये नियम है इसका अध्यक्ष बनाने का 14 की 14 का। इनमें से 2 कमेटी कौन सी है, सैंक्शन कमेटी फॉर तालिबान और सैंक्शन कमेटी फॉर अल-कायदा। 2015 में एक और संकल्प आया, संकल्प 2253 2253। इसमें ISIL को भी शामिल कर लिया गया। 2015 से पहले ISIL या ISIS, मैंने उसको बताया अभी आपको कि ISIS और ISIL एक ही बात है, उसको शामिल कर दिया गया। 2015 से पहले वो शामिल नहीं था। 2015 से पहले अल-कायदा और तालिबान ही शामिल थे, ये बात याद रखिएगा। कभी ऐसा UPSC क्वेश्चन पूछ ले कि ISIS प्रारंभ से इसमें शामिल था तो ये गलत होगा। एक लास्ट जो रिजोल्यूशन आया वो 2021 में आया, पिछले साल। उसमें क्या कहा गया कि जो ओम्बड्समैन का ऑफिस है उसके कार्यकाल को 30 महीने मतलब 2024 तक बढ़ा दिया गया है और वापस से जो प्रतिबंध लोगों पर आरोपित किए गए थे उनको रीएफर्म कर दिया गया है, पुनः आरोपित कर दिया गया है। तो ये सारे संकल्प थे जो हमने पढ़े। इन संकल्प को आप एक बार सुन लेना, 1-2 बार और एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इन संकल्प का सारे का क्रम तो याद करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपको कुछ बातें याद हो जाएंगी और कुछ संकल्प याद हो जाएंगे, क्योंकि UPSC ऐसा पूछ सकता है कि 1904 जो संकल्प है उसका संबंध 1267 संकल्प से है। तो ये बात आप ध्यान रखना, इन संकल्प को एक बार नजर फेर लेना ताकि आपको याद हो जाए। तो ये था हमारा संकल्प 1267 के बारे में। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।